हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल के ऑनलाइन वीडियो में हमने तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं और उसकी धार्मिक नीति के बारे में चर्चा की थी। आज हम मोहम्मद तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के जनहितकारी कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसकी माता एक राजपूत महिला थी। उसका पालन पोषण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। जब 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना तो उसने फिरोज़ को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। वह मोहम्मद तुगलक का विश्वास पात्र था। मोहम्मद तुगलक जब दक्षिण के विद्रोहों को दबाने के लिए गया तो उसने दिल्ली का शासन एक संरक्षक परिषद को सौंपा था, जिसका प्रधान फिरोज़ तुगलक था। 1351 में ठट्टा में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज़ शाह शाहिर शिविर में मौजूद था और वहीं 23 मार्च 1351 को उसका राज्याभिषेक किया गया। दिल्ली लौटने पर अगस्त 1351 में फिरोज़ ने अपना पुनः राज्याभिषेक करवाया। फिरोज़ शाह तुगलक अपनी सैनिक विजयों के लिए नहीं जाना जाता है, वरन उसने किसानों, सैनिकों और जनता के अन्य वर्गों के लिए जो जनहितकारी कार्य किए, उसके लिए वो इतिहास में प्रसिद्ध है। फिरोज़ शाह के जनहितकारी कार्यों में हम पहला कार्य लेंगे कि उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था। फिरोज़ तुगलक ने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसानों को तकाबी के रूप में, तकाबी यानी कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता था, खेती करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो ऋण दिया जाता था उसे तकाबी कहा जाता था। किसानों को तकाबी के रूप में दिए गए 2 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए और उन ऋण पंजिकाओं को भी नष्ट करवा दिया, जिसमें किसानों से पैसे ऋण के लेन देन का विवरण था। उसने 24 अन्य करों को भी समाप्त कर दिया, जैसा कि वो अपनी आत्मकथा फुतवाते फिरोज़शाही में लिखता है। उसने केवल 4 कर जो इस्लामी कानून के अनुसार वैध थे, खिराज जो भूमि कर था, जजिया जो हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था, ज़कात जो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और खम्स युद्ध में लूट का जो भाग राज्य को प्राप्त होता था। इसके अलावा उसने उस्र नामक सिंचाई कर वसूल किया। उसने उल्लेमाओं को उनके वे सभी भूमि अनुदान लौटा दिए जो उससे पहले के सुल्तानों ने रद्द कर दिए थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्लेमाओं के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे और राजनीतिक मामलों पर उनका जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया था। इस मामले में हम कहें तो फिरोज़ शाह तुगलक उल्लेमाओं का प्रिय था। उसने उल्लेमाओं को सारी सुविधाएं दी। राजस्व विभाग के अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए और उन्हें निर्देश दिए कि वो किसानों को परेशान न करे। उसने भूमापन की पद्धति का त्याग करके राजस्व निर्धारण के लिए स्थानीय परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित जो छोटे छोटे उपाय थे उनको अपनाए। व्यापारियों को सुविधाएं देते हुए अनुचित चुंगी
जो जगह जगह उनसे ली जाती थी वो समाप्त कर दी, जिससे वस्तुओं के मूल्य कम हो गए, लोगों को अब सस्ती दरों पर वस्तुएं मिलनी शुरू हो गई। इसके साथ ही उसने प्रांतीय सूबेदारों को उनका बकाया वसूलने के लिए उन्हें दी जाने वाली प्रताड़नाओं पर भी रोक लगा दी। इन सारे सुधारों से जनता की स्थिति में क्या सुधार हुआ, इस संबंध में शम्स सिराज अफीफ, जिसने तारीख़ फ़िरोज़शाही नाम से अपनी रचना लिखी है और सुल्तान का समकालीन था, वो अपनी पुस्तक में लिखता है, जनता के घर अन्न, संपत्ति, घोड़ों तथा फर्नीचर से भरे पड़े थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में सोना चांदी थी। किसान वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषण की नहीं देखी जा सकती थी। कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें अच्छे पलंग ना हो। धन खूब बहता था और सभी लोग आराम से रहते थे। ये राजस्व व्यवस्था में सुधार के परिणामों के संबंध में शम्स सिराज अफीफ की टिप्पणी है। हो सकता है कि इसमें अतिशयोक्ति हो, क्योंकि ये आश्रित विद्वान होते थे, फिर भी इससे ये तो पता लगता है कि जनता की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था। फिरोज़ शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। वैसे नहर बनाने की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही हो गई थी, मगर नहरों का जो जाल बिछाया गया वो फिरोज़ शाह तुगलक के काल में बिछाया गया। उसने सिंचाई के लिए एक अलग विभाग का निर्माण किया, जिसे नहरों और कुओं के निर्माण का कार्य सौंपा गया। नहरों के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए उसने योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की। सिंचाई के लिए उसने 150 कुओं का निर्माण भी करवाया। उसके सिंचाई कार्यों से गन्ने व अन्य फसलों की उपज बढ़ी। अफीफ ने लिखा है कि हिसार, फिरोजा और आसपास का क्षेत्र, जहाँ केवल खरीफ की फसल भी मुश्किल से पैदा होती थी, वहाँ रबी की फसल बोई जाने लगी और पैदावार बहुत बढ़ गई। फिरोज़ तुगलक द्वारा नहरों का जो जाल बिछाया गया वो उसका अधिकांश वर्तमान में हरियाणा में मिलता है। उसकी नहरें यमुना नदी से और गंगा नदी से निकाली गई थी। 4 प्रमुख नहरें उसकी है, जिसका व्यवहार आज भी मरम्मत के साथ लोग कर रहे हैं। तीसरा फिरोज़ तुगलक का जो कार्य था वो सार्वजनिक निर्माण कार्य था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज़ ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराएँ, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक गृह, 10 स्तंभ, 150 पुल तथा अनेक बागों का निर्माण करवाया। फरिश्ता भी मध्यकालीन फारसी विद्वान था, जिसने तारीख़ फरिश्ता नाम से अपना ग्रंथ लिखा। फिरोज़ तुगलक ने दिल्ली और उसके आसपास 1200 बाग लगवाए, जिससे राज्य की आय भी बढ़ी, लोगों को रोज़गार मिला और अच्छे फल भी लोगों को प्राप्त होने लगे। उसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोज़पुर नगर बसाए। जौनपुर नगर जो है उसने अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक की याद में बसाया, जिसका कि बचपन का नाम जूना खां था। एक बार आरपीएससी में इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा गया था कि जौनपुर नगर का नाम जौनपुर क्यों रखा फिरोज़ तुगलक ने, तो उसने जूना खां, जो मोहम्मद तुगलक का नाम था, उसकी याद में रखा। फिरोज़ तुगलक अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज़ का मानना था कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। अर्थात उसने धन इकट्ठा करने या राजकोष भरने की जगह लोगों को सुविधाएं देने में पैसा खर्च किया। लोगों को सुखी करने के लिए उसने अपना खजाना खोल दिया। उसने एक रोजगार विभाग की स्थापना की, जो बेरोजगारों को पंजीकृत करता और उन्हें उनकी योग्यता अनुसार कार्य देता था। दिल्ली के कोतवाल को यह आदेश था कि वह ऐसे लोगों को
ढूंढे या उनकी खोजबीन करे, जिन्हें किसी प्रकार का काम नहीं मिलता है, और उन्हें दरबार में प्रस्तुत करे या उन्हें उनकी कुशलता या योग्यता के अनुसार काम दे। फिरोज़ ने दारुल सफ़ा नाम से एक खैराती अस्पताल की स्थापना की, जिसमें जनता को मुफ्त इलाज मिलता था। उसमें अनेक डॉक्टर्स या चिकित्सक नियुक्त किए गए। इस अस्पताल में औषधियाँ व भोजन भी इलाज करने वालों के लिए मुफ्त था। उसने दीवान खैरात नाम से एक दान विभाग बनाया, जो अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण एवं उनकी देखभाल का कार्य करता था। सुल्तान ने इसी के अंतर्गत एक विवाह विभाग भी स्थापित किया, जो निर्धन मुस्लिम कन्याओं के विवाह एवं दहेज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता था। फिरोज़ तुगलक को दासों से बहुत लगाव था। उसने उनके कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसने दीवान बंदगान नाम से एक अलग दास विभाग स्थापित किया, जो दासों की देखरेख करता था। उसने दासों की सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध किया, ताकि वह स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर हो सके, उन्हें आत्मसम्मान की ज़िंदगी मिल सके। फिरोज़ के शासनकाल में लगभग 12,000 दास विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षित किए गए और उन्हें रोजगार में लगाया गया। फिरोज़ तुगलक ने दंड संबंधी अनेक सुधार किए। उसने उससे पूर्व जो अनेक अमानवीय दंड दिए जाते थे, जैसे अंग विच्छेदन, नाक कान काटना, आंखें निकालना, गले में पिघला शीशा डालना, हाथ पैरों की हड्डियां हथौड़े से तोड़ देना, आग में झोंक देना, हाथ पैरों में सीने में कीले ठोक देना तथा आरे से चीरना आदि अमानवीय और कठोर दंडों पर उसने रोक लगा दी। उसने अपराधियों को हल्के दंड दिए। उसकी न्याय व्यवस्था का उद्देश्य था कि अपराधियों को पीड़ा नहीं पहुंचाई जाए, वरन उनमें सुधार किया जाए। उसके दंड संबंधी सुधार समाज के सभी वर्गों के लिए थे। V.S. स्मिथ ने उसके दंड संबंधी सुधारों की काफ़ी प्रशंसा की है। वे लिखते हैं, एक सुधार अंग विच्छेदन व संताप का उन्मूलन असीमित प्रशंसा के योग्य है और उसके जीवन काल में काफ़ी सीमा तक आदेशों को प्रयोग में लाया गया होगा। फिरोज़ तुगलक को शिक्षा एवं साहित्य संबंधी कार्यों में भी काफ़ी रुचि थी। उसने शिक्षा के लिए अनेक मकतब एवं मदरसों की स्थापना की। शिक्षा में उसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कारखानों को व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों के रूप में उसने परिवर्तित किया, जहां विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार फिरोज़ तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जिसने विजयों एवं युद्धों की अपेक्षा प्रजा हित को महत्व दिया। उसके द्वारा बनवाई गई नहरें और कुएं खेती के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए। खेती में उत्पादन बढ़ा, प्रभुत मात्रा में फसलें पैदा हुई, जिससे किसानों का कल्याण हुआ, किसानों की समृद्धि बढ़ी। अनेक करों को हटा दिए जाने से व्यापारियों के साथ ही आम जनता को भी सहूलियत महसूस हुई। उसने बेरोजगार और ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार दिया, ताकि वह आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर सके। गरीब मुस्लिम परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी और अपने साम्राज्य की जनता के लिए उसने अस्पताल या चिकित्सालय खोले और उसमें मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की। उसने अनेक नगरों, महलों, मस्जिदों, पुलों, मदरसों, तालाबों और सरायों का निर्माण करवाया। उसके पहले किसी मुस्लिम शासक ने जनता के हित के इतने कार्य नहीं किए थे। फिरोज़ तुगलक के इन्हीं जनहितकारी कार्यों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि वास्तव में फिरोज़ अपनी प्रजा का हितैषी था। उसके पहले अथवा बाद में दिल्ली के किसी सुल्तान ने अपनी प्रजा की भौतिक समृद्धि के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि उसने
निश्चित रूप से फिरोज़ तुगलक अपने जनहितकारी कार्यों की वजह से उसने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। गयासुद्दीन तुगलक अपनी विजयों के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपने नए नए प्रयोगों और योजनाओं के लिए, तो फिरोज़ शाह तुगलक अपने जनहितकारी कार्यों के लिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अपना अलग ही स्थान रखते हैं। धन्यवाद।